जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी थाना मंडी के पिंगी में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक बताए जा रहे हैं। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। राजौरी थाना मंडी के पिंगी में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान ये एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक बताए जा रहे हैं। इस इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान की मर्दों और खवातीन की टीमों के शानदार मुजाहरे के बाद हॉकी के शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड रखने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रखने के लिए कई लोगों ने तजवीज़ रवाना की थी, जिसका इस्तकबाल करते हुए उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम तब्दील कर दिया है। ओलंपिक में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खेल है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है राजीव गांधी अवार्ड का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उड़ीसा से सांसद सुरेश पुजारी जी। सर, जो खेल रत्न अवार्ड है सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने एवं मुख्यकर महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 40 साल के बाद भारतीय हॉकी को भी सफलता मिला टोक्यो ओलंपिक में, और हॉकी के क्षेत्र में देश का जो नाम था जिसको हम लोग 40 साल गंवा चुके थे, फिर वापस आना शुरू हुआ है। और मेजर ध्यानचंद जी जो थे, आज तक हॉकी के क्षेत्र में सारा दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वही थे। कहीं ना कहीं उनको जो न्याय मिलना चाहिए, उनका खुद का जो हॉकी के क्षेत्र में देश के लिए गौरव लाने का उनका जो भूमिका था, उनको जो न्याय मिलना चाहिए था, परिचय मिलना चाहिए था, मिला नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किए हैं कि सबसे बड़े खेल रत्न का जो अवार्ड मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर करने के लिए, आई थिंक दिस इज ए वेलकम डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा होना चाहिए। जो लोग खेल खेलते हैं और देश के लिए देश का नाम रोशन करते हैं, उनके नाम पर सभी खेल का जो अवार्ड है उनके नाम पर होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ मेजर ध्यानचंद जी को, जिनको पहले से ही न्याय मिलना चाहिए था और अच्छा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था हिंदुस्तान के सरकार की ओर से। चलो, उस समय नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके समय कम से कम खेल को और ध्यानचंद जी को न्याय मिला। कैमरा पर्सन गौरव। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, खैर मकदम है आपका। गुप्ता जी, ये बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील करके मेजर ध्यानचंद का नाम रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके ऐलान किया है इस बात की। देखिए, जिस तरह से इस निर्णय का प्रचार किया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से अगर वास्तव में खेल भावना को लेकर और खिलाड़ियों को सम्मान करने के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है, तो इसका जो है हम भी खैर मकदम करेंगे। लेकिन तब इस फैसले को ईमानदार फैसला माना जाएगा जब साथ में जो है लगे हाथ अगर खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर, जो कपिल देव हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था, या धोनी हैं जिन्होंने विश्व कप दिलवाया था, या गुजरात के ही एक बड़े खिलाड़ी हैं अंशुमन गायकवाड़, जिनके नाम पर उसका नामकरण कर देना चाहिए। तो ये बात तो जो है एक बात होगी कि एक ईमानदार भावना के साथ ऐसे फैसले लिए गए हैं। नहीं तो इसको सामान्यतः इस फैसले को जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, और वो जो इस तरह की जो कंफ्यूजन है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा अगर साथ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर जो है इन महान खिलाड़ियों के नाम पर रख दिया जाए। तो हमारे साथ स्पोक्स पर्सन बीजेपी के नवीन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका, इसका जवाब उन्हीं से लेंगे। नवीन जी, आपने सुना गुप्ता जी का क्या कहना है कि अगर वाकई नियत सिर्फ खेल को फरोग देना है और जो महान खिलाड़ी है उनकी इज्जत अफजाई करना है, तो जो स्टेडियम है उसका नाम भी तब्दील किया जाना चाहिए। सही कह रहे हैं। वैसे अभी तक जो है देश में 32 ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट्स हैं
जो जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, जिसमें 3 हैं जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पंडित और 3 हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर और बाकी सब राजीव गांधी के नाम पर। चाहे वो गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो, नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हो, नेहरू क्रिकेट टूर्नामेंट हो, नेहरू गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट हो, वो ये सारे के सारे मैं कहूँगा तो नाम पढ़ के सुना सकता हूँ। ऐसे ही जो स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम है वो 20 है और 20 में से एक है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर और 6 हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर और बाकी सब राजीव गांधी के नाम जी। एक ही परिवार के नाम पर सारे के सारे इतने सारे स्टेडियम, इतने सारे खेल के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम, इतने सारे टूर्नामेंट, इतने सारे अवार्ड, ये सब किस लिए भाई? इनका खेल में इन्होंने कौन सा खेल खेला है? एक ही खेल खेला है ना, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का, इसके अलावा तो कोई खेल खेला नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये किसी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, ये एक खेल भारत सरकार का खेल रत्न एक अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है। उस अवार्ड के अंदर अगर मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान दिया जा रहा है तो क्या जिन्होंने हॉकी को पहचान दी, भारत को इतना बड़ा सम्मान दिया, क्या कांग्रेस को उससे पीड़ा है? क्या किस बात की पीड़ा है? कि स्टेडियम का नाम को बदला है क्या? ये 32 स्टेडियम, 32 तरह के लोग टूर्नामेंट हैं जिसके अंदर जो एक ही परिवार के नाम पे है और जो स्टेडियम है वो 20 है देश भर में, उनके नाम के स्टेडियम के नाम को थोड़ी बदला जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस चाहती है कि इन सबके नाम बदलने चाहिए तो एक बड़ा अच्छा सुझाव है, कांग्रेस के नेता पूछिए उनसे कि वो एक प्रस्ताव दें लोकसभा के अंदर कि जितने भी स्टेडियम है, जितने भी टूर्नामेंट है वो खिलाड़ियों के नाम पे हों, ऐसे नेताओं के नाम पर नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ इनको एक अच्छा मूव है जो आपके चैनल में बोल रहे हैं, इनके लोग लोकसभा राज्यसभा में एक प्रस्ताव तुरंत पारित करें। चल रही है लोकसभा, करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुप्ता जी क्या कहेंगे कि मुल्क में जितने स्टेडियम है ज्यादातर नाम जो है गांधी फैमिली से आते हैं उनके नाम, तो आपने नवीन कुमार जी को सुना तो कह रहे हैं कि सब के सब नाम फिर बदल देने चाहिए। कि ये जो इन्होंने अभी बड़ी जो इनका जो पूरा बातचीत है वो इस पूरी राजनीतिक रूप से इन्होंने बातचीत की है जो आपने सुनी है, तो ये तो तय हो गया। इन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फैसला राजनीतिक तरीके से इन्होंने लिया, ये खेल भावना और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नहीं लिया, क्योंकि जनता तो कह रही थी कि उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दो जादूगर ध्यानचंद जी को, तो इनने भारत रत्न का पुरस्कार तो उनके नाम पर दिया नहीं। उन्होंने तो जो है एक पुरस्कार रखे और जो इन्होंने अभी पूरी व्याख्या की, एक परिवार की चर्चा की, जिस अकेले परिवार ने इस देश में बलिदान दिए हैं, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं ने बलिदान दिया है देश के ऊपर? किसी को चोट लगी हो अगर अंग्रेजों के जमाने से लेके 1925 में जन्म हुआ इनके आरएसएस का, 1925 तक से 47 तक किसी को एक लाठी भी लगी हो तो ये बताएं। और 1947 से लेके ये अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बताते? ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी जमीन पर उतर के, वो दिवंगत नेता हैं, आगे अपनी सफाई नहीं दे सकते ना जवाब दे सकते, इसलिए ये जो है दिवंगत नेताओं पर छींटाकशी करते हैं। जिंदा नेताओं पर करने का इनके पास साहस नहीं है, तो ये करें ना बात और अपने नेताओं का कंट्रीब्यूशन बताएं इस देश को, जिनके नाम पर इनने जो है बहुत सारी चीजें खोल रखी हैं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्या तामीरात नहीं है इस देश के अंदर? या दीनदयाल जी के नाम पर क्या सैकड़ों पुरस्कार या सैकड़ों जो है योजनाएं नहीं चल रही हैं? ये किसको मुंह दिखा रही है? और उनका कंट्रीब्यूशन बताएं, योगदान बताएं। इंदिरा गांधी बलिदान हुई है देश के ऊपर, राजीव गांधी बलिदान हुए हैं देश के ऊपर, इनका कौन नेता नवीन जी से इस बात का जवाब लेंगे। बिल्कुल नवीन जी, ये बताएं कि भारत रत्न तो मेजर ध्यानचंद जी को दिया नहीं गया, तो ऐसे में उनके नाम पर अवार्ड रखना, इसको सियासी तौर पर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या यूपी इलेक्शन से ये रिलेटेड है? जी मैंने आपने सही कहा, इन्होंने जो आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। ये भी कह रहे थे कि स्टेडियम का नाम बदलना चाहिए, आपने पूछा सबके ये प्रस्ताव रखा था ये पार्लियामेंट में, ये फैसला लेने के पहले मतलब गुप्ता जी हम चिल्ला नहीं रहे, हम तो आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। आप जो सुझाव दे रहे हैं तो आपने कोई संसद में प्रस्ताव रखा था कि हम ये पुरस्कार का नाम ऐसे रखना चाहते हैं, इस बात का तो अब ये सुझाव आप किस हैसियत से दे रहे हैं बताइए? गुप्ता जी आप सुन लीजिए, पहले जवाब इनका सुन लीजिए, उसके बाद आपको अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। जी धन्यवाद मोजबा जी। मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो आपने कहा कि स्टेडियम के नाम, कहते हैं कि एक स्टेडियम के कोर्ट का नाम जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उसको बदलना चाहिए, सारे स्टेडियम के बदलना चाहिए, प्रस्ताव दे दें।
वो उनकी सहमति नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक हमें बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं। मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि साहब उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जानते हैं ना सबके, कि उन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया, किस प्रकार से बना कश्मीर इसका हिस्सा भी नहीं होता देश का, जिस प्रकार की उन्होंने साजिश रची थी। खुद कांग्रेस के नेता उसके अंदर शामिल थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दिवंगत हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय देश की आजादी की जंग लड़ी गई, और उस समय चाहे नेता सुभाष चंद्र जी बोस हो, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, सबके सब वो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस आजादी के लिए बनी हुई कांग्रेस, ये कांग्रेस राजनीतिक दलाली के लिए बनी हुई कांग्रेस, दोनों में बहुत अंतर है, जिससे समझने की आवश्यकता है। और वो कांग्रेस जिसने आजादी की जंग लड़ी थी, जिसके एक छत के नीचे सबके सब मिलकर के भारत माँ को आजाद कराने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, सभी वर्गों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, सबने, वो कांग्रेस आजादी के बाद ही समाप्त हो चुकी थी। गुप्ता जी इस पर आपका लास्ट कमेंट चाहेंगे? देखिए, वो ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो देश के गद्दार लोग हैं, उनको बचने का एक ही रास्ता है कि इसको और उसको बात करो। जब वो कांग्रेस संघर्ष कर रही थी जिसमें गांधी थे, तब इनके लोग कहाँ थे? क्या उस संघर्ष में शामिल थे? तब तो श्यामा प्रसाद जी चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेजों को कि 42 के आंदोलन को कुचलने के लिए हमें आप सहयोग करिए। वो तो जो है मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। ये उस जवाब क्यों नहीं देते लोगों को कि तुम्हारी क्या योगदान है आजादी के आंदोलन में? कांग्रेस ने 1000 गलतियां की हैं, तुमने कौन सा अच्छा काम किया, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए आपको। आप कहाँ थे उस आजादी के आंदोलन में? नाम बदलने को लेकर के सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही इल्जाम है कि दोनों ही पार्टियां जो है हर मुद्दे को लेकर के सियासत कर रही है। नवीन कुमार जी बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भले ही टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे के तमगे से हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम चूक गई हो, ताहम मुल्क भर में टीम के हौसले को सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी खवातीन हॉकी टीम और कोच से फोन पर बातचीत की और टीम के खेल, जज्बे और हिम्मत की तारीफ की। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish.
Thank you for your support. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में आए सैलाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इल्जाम की सियासत जारी है। भोपाल हुजूर असेंबली हल्के से बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूरे मुल्क में सैलाब और कहत साली के लिए कांग्रेस को मुर्द इल्जाम ठहराया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि साबिक जहानी वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों के जरिए मौजूदा प्रोजेक्ट पर काम नहीं किए जाने से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क को सैलाब और कहत साली से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए अपने दागदार दामन को देखने का मशवरा दिया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, एक बार फिर जो है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हर मुद्दे को लेकर के ही सियासत शुरू हो जाती है। वहीं जहां जब बात आती है कि सैलाब से लोग इतने परेशान हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस जो है सियासत ही कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुनज़्ज़ा, पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है। कैबिनेट की मीटिंग सैलाब को लेकर हुई थी और सैलाब में जो है 1,20,000 मकान को फिर से नए तरीके से तामीर करने का जो है प्रोजेक्ट तैयार किया गया और वहीं पर यह भी जो है एक तैयार किया गया है कि मरकजी हुकूमत से सिफारिश की जाएगी कोई सैलाब मुतासर इलाके का दौरा करे, उसके लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सके। और एक बात और भी हुई है कि ग्वालियर चंबल के इलाके में सरकारी अफसरान के तबादले को लेकर जो 7 अगस्त की तारीख तय की गई थी, अब उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 15 अगस्त के बाद वहां पर तबादले होंगे। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं कि मध्य प्रदेश में इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, भारतीय जनता पार्टी ने अटैक उस पर किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, वो मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल उस पर अमल नहीं किया गया। वहां पर जैसे यहाँ तक इल्जाम लगा दिया गया है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर सैलाब कैसाली है, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं पर जो है मध्य प्रदेश के मीडिया इंचार्ज कांग्रेस के जीतू पटवारी ने इल्जाम लगाया है हुकूमत पर कि जब यह काम करने की जरूरत थी तब ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और फोटो सेशन में मसरूफ थे। तो दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर इल्जाम और सियासी इल्जाम जवाबी इल्जाम कर रही हैं, लेकिन अभी सूरत हाल यह है कि जो सैलाब था वहां पर बारिश थम गई है, अब लोगों को राहत है और हुकूमत ने अपने काम को तेज कर दिया है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में आज बीजेपी ने एहतजाज किया और वैक्सीन के 2 डोज लेने वाले लोगों के लिए लोकल खिदमात शुरू करने का मुतालबा किया। कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर एहतजाज कर रहे बीजेपी कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबर के मुताबिक बीजेपी कारकुनान प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस की जानिब से रोका गया और फिर हिरासत में लिया गया। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, ये पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि जब से सेकेंड लॉकडाउन महाराष्ट्र में शुरू किया गया तो मुंबई की लोकल में आम लोगों को सफ़र करने की बंदी डाल दी गई थी। इसेंशियल सर्विस जो थे उनको ही सिर्फ लोकल में सफ़र करने की इजाज़त जो है सरकार की तरफ से दी गई थी और मुंबई की लाइफ लाइन लोकल कही जाती है। अगर लोकल नहीं चले तो आधी मुंबई जो है पूरी तरह से रुक जाती है। यही वजह है कि अब वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद बीजेपी का ये मांग है कि जिन लोगों को 2 डोजेस दे चुके हैं उन्हें लोकल में सफ़र करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके 2 डोज जो है कोविड के वो पूरे हो चुके हैं और उनको अगर एक बार लोकल में सफ़र करने की मांग दी जाएगी तो उन्हें सफ़र करने में, उनके दफ्तर में, उनके कामकाजों में काफ़ी आसानी लोगों को ही होगी। इसी बात को अपना मुद्दा बना करके बीजेपी ने आज मुंबई के अलग अलग स्टेशनों पर जो है आंदोलन शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के दहिसर, गोरेगांव, अंधेरी और कांदिवली ये ऐसे स्टेशन है जहां पर बीजेपी ने सवेरे से जो है आंदोलन की प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। कुछ लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लिया है और अभी जो है कुछ जगहों पर जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी, उन्हें वहां से हटाया गया है। बहरहाल हम दूसरी पहलू की अगर बात करें तो सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि जिस तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाया गया है मुंबई और महाराष्ट्र में, तो ये विचार किया जा रहा है कि लोकल में लोगों को सफर करने की अनुमति दी जाए, लेकिन किस कंडीशन पे, किस गाइडलाइन पे दी जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो है बीजेपी ने मुंबई के तमाम स्टेशनों पर, जिस तरह से मैंने बताया, उन स्टेशनों पर आंदोलन शुरू किया और उनका यही मांग है कि जो नागरिक हैं जिनके 2 डोज कोविड के हो चुके हैं उन्हें पासेस और टिकट लोकल की दी जाए ताकि वो सफर कर सकें। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड जज कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, मरकजी हुकूमत और सीबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से जजों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है।
के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जम के फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल झारखंड सरकार बल्कि केंद्र सरकार और सीबीआई को भी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं कुछ मामलों में सीबीआई को भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन सीबीआई के भी व्यवहार में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि झारखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोल माफिया इतने एक्टिव हैं कि ऐसे में इस प्रकार की घटना और दर्दनाक घटना सामने आई और ये कहीं ना कहीं अपने में एक स्टेट फेलियर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को ये कहा है कि जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को देश भर में जजों की सुरक्षा को लेकर अपने अपने राज्यों की व्यवस्था क्या है उसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट झारखंड में जो जज की मौत हुई है उस मौत की जांच के मामले में 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। वहीं तमाम राज्यों से जजों की सुरक्षा को लेकर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। कैमरामैन रमेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।